लिसनर्स आ चुकी है आप लोगों के लिए सोलो डबल बॉस का यहाँ एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं इसे। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन लिया था कि श्रीजल ने फाइनली रिक्वेस्ट करके अहान और डॉक्टर गुरलीन से 2 दिन की परमिशन और मांग ली थी कि वो 2 दिन और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सके। वहीं अहान को उसके इस रिक्वेस्ट की एक्सपेक्टेशन काफ़ी पहले से ही हो चुकी थी। जिस हिसाब से पंडित जी ने सिचुएशंस बताए थे उस हिसाब से धीरे धीरे बिल्कुल वैसे ही सिचुएशंस बनती जा रही थी। आहान श्रेय को लेकर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न थे, जिसकी वजह से 24 घंटे उनकी निगाहें श्रेयल पर ही टिकी रहती थी। अब वो 2 दिन का भी वक्त आ जाता है। 2 दिन बाद श्रेयल, जो कि हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और बाकी के क्लासमेट्स के साथ विजिट करने के लिए निकल गई थी। वो लोग दिल्ली एम्स के एक बहुत ही काम और बहुत ही इंटेंस वार्ड में गए थे। यहाँ मोस्टली न्यूरोलॉजिकल पेशेंट्स एडमिट हुआ करते थे। श्रेजल और उनके क्लासमेट्स एक रेजिडेंट डॉक्टर के साथ विजिट पर गए थे। सब स्टूडेंट क्लिपबोर्ड के साथ पेशेंट्स को धीरे धीरे करके ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी श्रेजल का ध्यान एक कोने के बेड की तरफ जाता है। वहाँ एक मिडिल एज्ड मेल पेशेंट लेटा हुआ था। उसकी लेफ्ट बॉडी कंप्लीटली पैरालाइज्ड नजर आ रही थी। व्हीलचेयर के सहारे वो आराम से बस बैठा हुआ था। उसकी राइट साइड की बॉडी तो प्रॉपरली हिल पा रही थी, मगर लेफ्ट साइड की बॉडी पूरी तरह से काम करना बंद कर चुकी थी। श्रीजल जब उस पेशेंट को देखती है तो उसे कुछ बचपन की यादें दोबारा से सताने लगती हैं। वो उस पेशेंट की बहन उसे अपने हाथों से स्पून से फीड करा रही थी। श्रीजल, जो कि अपने बाकी के बैचमेट्स के साथ न जाते हुए उसी पेशेंट की तरफ आगे बढ़ जाती है। उसके कदम अपने आप उस पेशेंट की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वहीं वो रेजिडेंट डॉक्टर, जिसकी नज़र श्रीजल पर पड़ती है, जो कि उन लोग की लाइन को फॉलो ना करते हुए अचानक इस साइड से उस पेशेंट की तरफ अपने आप आगे बढ़ गई थी। डॉक्टर भी उसी तरफ आते हैं और श्रेयल को समझाते हुए कहते हैं, देखो क्लास, ये कुछ न्यूरो केसेस हैं। अक्सर स्ट्रोक, पॉइजनिंग या ट्रॉमा के बाद ऐसी परेशानियां हो जाया करती हैं। श्रीजल उस पेशेंट के ठीक बगल में आकर के खड़ी हो जाती है और उस पेशेंट को ध्यान से देखने लगती है। उस पेशेंट की सिस्टर, जो कि थोड़ी छोटी होने की वजह से श्रेयल को देखकर थोड़ा घबराने लगी थी। श्रीजल उसको ध्यान से देखते हुए कहती है, मैं एम्स की मेडिकल स्टूडेंट हूँ, आप परेशान मत हो। अगर आप अलाउ करें तो मैं रिपोर्ट देख सकती हूँ। वो लड़की जो खड़ी होती है और अपने फाइल्स को देते हुए कहती है, ये लीजिए। श्रीजल जो फाइल उठाती है और धीरे धीरे उस पेशेंट के बारे में पढ़ना शुरू करती है। श्रीजल, जो अभी तक तो बिल्कुल नॉर्मली बिहेव कर रही थी, लेकिन जैसे उसकी नज़र उस आदमी के पैरालाइज कंडीशन के रीज़न पर जाती है, श्रेयल का दिमाग एकदम से घूम जाता है और वह तुरंत ही फाइल को बंद करते हुए गहरी गहरी सांस भरने लगती है। कुछ क्लासमेट्स, जो कि श्रेयल को संभालते हुए कहते हैं, क्या हुआ श्रीजल, आई ओके? श्रीजल, जो कि उसका हाथ ज़ोर से पकड़ते हुए कहती है, मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कहीं बैठना है प्लीज़, और पानी भी चाहिए। वैसे भी श्रेय के बेबी बम को देखकर सारे लोग उसकी कुछ ज़्यादा ही केयर किया करते थे। वो अटेंडर एकदम से खड़ी होती है और श्रेय को बैठने के लिए जगह दे देती है। वहीं कुछ स्टूडेंट, जो कि अपनी बॉटल्स को श्रेय के सामने ला करके रख देते हैं। श्रीजल उनमें से एक बॉटल को लेती है और जल्दी जल्दी पानी पीने लगती है। उनमें से कुछ लड़कियां, जो कि श्रेय की काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स भी बन चुकी थी, और वो श्रेय को संभालते हुए कहती हैं, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो हम डॉक्टर से बता दें। श्रेय जो कहती है, हाँ मुझे घर जाना है। रेसिडेंट डॉक्टर तुरंत ही डॉक्टर गुरलीन को कांटेक्ट करते हैं और श्रेय की तुरंत ही आहान से बात करवाई जाती है। आहान जो श्रेय की हालत को समझते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं पहुंचता हूँ हॉस्पिटल, तुम परेशान मत हो। श्रेय आहान से कहती है, जल्दी प्लीज़ जल्दी आइए, थोड़ा मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे हॉस्पिटल की महक से भी दिक्कत हो रही है। अचानक उसका सिर एकदम से घूमने लगा था और शेर की सांसें, जो कि रफ्तार पकड़ चुकी थी। आहान, जो काफ़ी रश में अपने ऑफिस से डायरेक्टली श्रेयल के हॉस्पिटल पहुंचते हैं और श्रेयल को अपने साथ गाड़ी में बिठा कर के ले जाने लगते हैं। श्रेयल अभी आहान के साथ गाड़ी में बैठी हुई थी और वो बार बार आहान के हाथ को पकड़ते हुए कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्यों बहुत घबराहट सी हो रही है, मैं बच तो जाऊँगी ना। आहान जो इस तरह से श्रेयल की बात सुनते हुए कहते हैं, क्या हो गया तुम्हें, दिमाग ख़राब हो गया तुम्हारा, इस तरह से कैसे बात कर सकती हो तुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा श्रेयल, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। श्रेयल आहान से कहते हैं, नहीं, मेरे सामने अंधेरा सा छा रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ ठीक से देख नहीं पाऊंगी, और मेरा बच्चा। आहान जो कहते हैं, अगर तुम्हें ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं डॉक्टर के पास ले चलूँ। श्रेयल जो कहती है, नहीं, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मुझे घर जाना है। आहान जो फुल स्पीड में गाड़ी भगाते हुए अब श्रेयल को अपनी मेंशन ले आ चुके थे, यानी कि अपने डैड के मेंशन।
वो तुरंत ही शेर को बाहर निकालते हैं और अपनी गोद में उसे उठाते हुए शेर को जल्दी जल्दी रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। शेर को इस तरह से आहान की गोद में आता देख कर के सब लोग काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे। रिया लिली जो कि काफ़ी रश में आहान के पीछे पीछे दौड़ कर आने लगती हैं। आहान जो शेर को उसके रूम में ले जाते हैं और उसे आराम से लिटाते हुए कहते हैं, अब ठीक महसूस हो रहा है। श्रेजल जो एक बार आहान को देखती है और फिर अगल बगल के विंडो की तरफ इशारा करने लगती है। आहान जो उसको भी प्यार से लिटाए थे कि तब तक रिया और लिली भी अंदर आ चुकी थी। आहान तुरंत ही उन लोग को ऑर्डर देते हुए कहते हैं, जल्दी ओपन करो सारे विंडोज़। और वो शेर के गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, अब कैसा लग रहा है? गहरी गहरी सांस लो। शेर गहरी गहरी सांस लेती है और आहान उसको थोड़ा बिठा करके अपने हाथों से पानी पिलाते हैं और फिर से उसे प्यार से लिटा देते हैं। शेजल जो आंखें बंद करते हुए कहती है, अब बेहतर लग रहा है, ऐसे थोड़ा देर रहूँगी तो ठीक लगेगा। आहान जो से कहते हैं, अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी तो हॉस्पिटल में रुक जाते, या फिर तुम कहो तो मैं तुम्हें किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर चलूँ। शेजल जहान से कहती है, नहीं हॉस्पिटल नहीं जाना, पता नहीं क्यों वहाँ अजीब सा हो रहा था कुछ। आहान जो से कहते हैं, ठीक है अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान मत हो, नहीं लेकर जा रहा हूँ हॉस्पिटल। और वो धीरे धीरे उसके फोरहेड को अपने हाथों से सहलाना शुरू करते हैं। वही धर्म जी को भी जैसे पता चला था वो भी शेर के रूम के अंदर आते हुए कहते हैं, क्या हो गया बच्ची को, सब ठीक तो है? श्रेजल जो धर्म जी से कहती है, कुछ नहीं, बस तो थोड़ा वीकनेस लग रहा था। धर्म जी तो कहते हैं, इसीलिए कहा जाता है आप अच्छे से खाइए पीजिए, लेकिन आप तो अपनी हेल्थ का ज़रा भी ध्यान नहीं रखती हैं, बस दिन भर पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, और अगर पढ़ाई से ध्यान हटेगा तो बाकी लोगों के काम में लग जाती हैं आप। अब आप अकेले नहीं हैं, आपको अपने के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होगा, और अगर इसी तरह से खान पीन रहा तो इसी तरह वीकनेस भी होती रहेगी। ध्यान दीजिए। आहान बेटा आप क्या कर रहे हैं? आहान जो धीरे से बस अपने सर को हिलाते हैं और शेर को घूरते हुए कहते हैं, डांट सुनाती हो मुझे, मिल गई खुशी। रोज़ दिन में 3 से 4 बार डांट सुनता हूँ तुम्हारे चक्कर में, लेकिन तुम तो मेरी सुनती भी नहीं हो, और तुम्हें डांटूंगा तो रोने जैसा मुंह बना लोगी। श्रेजल जो आहान की तरफ देखते हुए धीरे से कहती है, खाती तो हूँ मैं, अब वो वाली प्रॉब्लम नहीं थी, पता नहीं बस कुछ अजीब सा हो गया, समझ में भी नहीं आया क्या हुआ। आहान जो कहते हैं, रुको मैं डॉक्टर गुलीन को फ़ोन करता हूँ। श्रेजल जो कहती है, वो बिजी होंगी, रहने दीजिए। कि तभी लिली जो कहती है, डॉक्टर श्रुति को कॉल करें, वो भी तो गायनेकोलॉजिस्ट है ना। जैसे शेर ये सुनते हैं वो लिली से कहती है, हाँ कर दो कॉल, वो आ जाएगी। आहान जो कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी भी बहुत सारे डॉक्टर्स हैं दिल्ली में, एक वही डॉक्टर नहीं है। श्रेयल जो कहती है, अब तो वो आती जाती भी है, आपको क्या प्रॉब्लम है उससे? वो आएगी तो वो फैमिली मेम्बर की तरह बात करेगी, और शायद उससे मैं खुलकर कुछ बात कह भी सकूँ। ऐसे किसी और डॉक्टर से तो बता भी नहीं पाऊँगी कि मुझे महसूस क्या हुआ था। आपको पता है मैं बस एक पेशेंट की फ़ाइल देख रही थी और अचानक से ऐसा लगा कि मेरी आंखों के सामने सब कुछ एकदम काला काला सा हो गया है, और आसपास की आवाज़ें भी कान में ठीक तरीके से जा नहीं रही थी। मैं आपको बता नहीं सकती वो क्या एहसास। कि तभी आहान उसको रोकते हुए कहते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इस वक्त तुम्हें एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, आराम से रेस्ट करो तुम, ठीक है। श्रेयल जो कहते हैं, आप नहीं समझ पा रहे, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा आंटी। आहान जो उसको देखते हुए अपने मन में ही कहते हैं, मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। क्या तुम्हें अब तक कुछ याद नहीं आया श्रेजल? मात्र 15 दिन बचे हैं तुम्हारी डिलीवरी में, अब याद नहीं आएगा तो कब याद आएगा तुम्हें? आहान जो श्रेजल से कहते हैं, तुम रेस्ट करो, मैं बाहर से आता हूँ भाई। श्रेजल आहान को रोकते हुए कहती है, मत जाइए ना, अच्छा नहीं लग रहा अकेले। आहान जो से कहते हैं, तुम इस पेंडेंट को अपने हाथ में पकड़ो, तुम्हें अच्छा फील होगा। और आहान उसके हाथ को उसके सीने पर ले जा करके रख देते हैं। श्रेजल जैसे ही अपने पेंडेंट पर हाथ रखी थी, श्रेजल का माइंड धीरे धीरे रिलैक्स होने लगा था, और आहान जो उस रूम से बाहर की तरफ आ जाते हैं। आहान जो रूम से बाहर आते हैं और वहीं सेकंड फ्लोर के रेलिंग के पास आकर टेक कर खड़े हो जाते हैं। उनके दिमाग में लगातार पंडित जी की कही हुई बातें याद आ रही थी, जिसकी वजह से वो तुरंत ही यशवीर को कॉल लगाते हैं। दूसरी तरफ से यशवीर जो कि अभी अपने काम में व्यस्त था, लेकिन आहान का कॉल देखते ही वो तुरंत ही फ़ोन रिसीव करते हुए कहता है, हेलो सर। आहान जो से कहते हैं, कहाँ इस वक्त? यशवीर जो बताता है, सर अभी तो लैब में आया था। क्या हुआ सर? आहान जो से कहते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, श्रेजल तुम्हें
इन 2 से 3 दिनों में किसी भी दिन अपनी बुआ के घर जाने के लिए डिमांड कर सकती है और वो कहेगी कि तुम उसे अपने साथ लेकर चलो। यशवीर जो कहता है, बुआ के घर यानी कि वंदना के घर? आहान जो कहते हैं, उसी वंदना के घर जहाँ से हम श्रेयल को लेकर आए थे। यशवीर जो कहता है, पर वहाँ मैम क्यों जाना? आहान जो उसको बीच में रोकते हुए कहते हैं, जितना कह रहा हूँ बस उतना ध्यान से सुनो, बीच में फालतू सवाल मत करो। आहान जो आगे बताते हैं, जब भी ऐसा वो बोलेगी मुझे एग्जैक्ट उसी वक्त तुम तुरंत कॉल करोगे। कोई भी एक्सक्यूज़ मैं नहीं सुनना चाहता यशवीर, तुरंत मतलब तुरंत। और हाँ, उसे ले जाने के लिए मना मत करना, लेकिन पहले मुझे कॉल करना। इन्फॉर्म करने के बाद कम से कम 5 से 10 मिनट का वक्त देना, उसके बाद वहाँ जाना। बात समझ आए? यशवीर जो कहता है, ओके सर, पर एक बात कहनी थी सर। यशवीर की बात सुनकर आहान जो उससे कहते हैं, बोलो। यशवीर जो कहता है, सर इस वक्त मैम प्रेग्नेंट है, वो भी 8 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाले हैं। अगर इस हालत में मैम को वहाँ लेकर जाएंगे तो वहाँ तो मैम के सब दुश्मन ही पड़े हुए हैं। आहान जो से कहते हैं, तो यशवीर जो कहता है, तो आपको नहीं लगता कि मैम का वहाँ जाना खतरनाक हो सकता है मैम के लिए? आहान जो ज़ोर से रेलिंग को अपने हाथों में पकड़ते हैं और थोड़ा गुस्से भरी टोन में कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है मैं उसे शौक से वहाँ पर भेज रहा हूँ? कुछ चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में नहीं चाहते यशवीर, लेकिन फिर भी जो डेस्टिनी में होता है वो होकर रहता है, फिर हम चाहे चाहे ना चाहे। श्रेजल की डिलीवरी से पहले वो एक दफ़ा अपनी बुआ के घर ज़रूर जाएगी। उसका एक इम्पॉर्टेंट काम है उसे पूरा करने के लिए, और हम उसे रोक नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और उसमें जी जान लगा देंगे। मेक श्योर श्रेजल को कुछ नहीं होना चाहिए यशवीर। यशवीर जो कहता है, सर आपने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है तो ज़रूर कुछ सोच समझ कर ही दी होगी, और मैं ज़रूर इस जिम्मेदारी को बहुत ही अच्छे से निभाऊंगा। आई प्रॉमिस। मैम को कुछ नहीं होगा सर। हाँ जो फ़ोन रख देते हैं कि तब तक पीछे से डॉक्टर श्रुति जो कि अंदर की तरफ आते हुए कहती है, क्या हो गया श्रेजल को? कम ऑन श्रेजल, यू आर ब्रेव गर्ल, उठो। आहान ने जैसे ही श्रुति की आवाज़ सुनी थी वो रूम के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि श्रुति जो कि शेर के बगल में आकर के बेड पर बैठी हुई है और श्रेजल जो कि मुस्कुराते हुए श्रुति से बात की जा रही है। आहान को श्रुति और शेर का इस तरह से बात करना अच्छा तो नहीं लगता था, मगर फिर भी अब श्रेजल भी डॉक्टर के पैशन में आ चुकी थी और श्रुति का भी वही सेम पेशा था, और श्रेजल को इस वक्त श्रुति की ज़रूरत भी थी, जिसकी वजह से आहान कुछ नहीं कहते। श्रेजल जहान को देखते हुए कहती है, डॉक्टर आए हैं, आप नहीं मिलेंगे? श्रेजल हमेशा से चाहती थी कि फिर से श्रुति और आहान एक दूसरे से पुराने दोस्त की तरह थोड़ा बहुत बात करना शुरू कर दे, लेकिन पार्थी के बारे में जिस तरह की बातें श्रुति ने बोली थी उसके बाद आहान श्रुति को कभी माफ़ नहीं कर पाए थे। श्रेजल के बार बार कहने पर आहान श्रेजल के सामने आते हैं और उसके बगल में आकर बैठते हुए कहते हैं, तुम्हें ज़्यादा बोलने से मना किया था ना मैंने, रेस्ट करो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। श्रुति जोहान से कहती है, अरे ऐसे कैसे ठीक नहीं है, बिल्कुल चंगी है वो, और इस तरह से अगर वो सोती रहेगी तो फिर उसका बच्चा भी बहुत आलसी हो जाएगा। क्या चाहते हो आप दोनों कि आप दोनों का बच्चा आलसी हो? और फिर वहान की तरफ देखते हुए कहती है, फिर तुम्हारे एम्पायर को कैसे संभालेगा वो? लाइक त्रिनेत्र डायनामिक्स का होने वाला इकलौता वारिस होगा, क्यों है ना श्रेजल? श्रेजल जो कहती है, हाँ नहीं तो क्या, फिर मम्मा भी तो उसकी डॉक्टर है ना। श्रुति जो कहती है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, डॉक्टर तो बोलोगी ना तुम खुद को। श्रेजल जो हंसते हुए कहती है, हाँ हमारे सर ना हमें हमेशा यही बोलते हैं कि तुम डॉक्टर ही हो, अपने आप को डॉक्टर ही बोला करो। वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं हमारी लाइफ में वैसी चीज़ें होने लगती हैं। श्रुति जो कहती है, वो तो सच है। और फिर श्रुति जो हान से कहती है, देखो इस वक्त थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स और चक्कर आना, कभी कभी झूठ में ही वोमिटिंग शुरू हो जाना, इट्स नॉर्मल, इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। और जिस तरह से तुम छोटी छोटी बातों को लेकर पैनिक कर जाया करते हो, इसकी तो बिल्कुल भी आदत मत डालो, और अगर दोबारा से ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कांटेक्ट ज़रूर करना, ठीक है श्रेजल? अभी मुझे निकलना होगा क्योंकि एक पेशेंट की अपॉइंटमेंट है मेरे पास। श्रेजल जो कहती है, ओके सी यू सून, आना फिर कभी, तुम तो आती नहीं हो बिना बुलाए। श्रुति जो कहती है, हाँ तो बुला लिया करो ना। श्रुति अभी बाहर निकलने वाली होती है कि तभी वो डोर खोलते ही आहान को बुलाते हुए कहती है, मिस्टर आहान, अगर आप फ्री हैं तो थोड़ी देर के लिए बाहर आ सकते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। आहान जो एक बार शेर को देखते हैं और वो देख नहीं रहे थे बल्कि शेर को घूर रहे थे।
श्रेजल जब मुस्कुराते हुए आहान से थोड़ा रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, अब चले भी जाएंगे, इतनी भी क्या नाराज़गी है। आहान जो से कहते हैं, सब कुछ तुम्हारी वजह से कर रहा हूँ मैं, शक्ल भी देखना पसंद नहीं है मुझे उसकी। और ये बोलकर वो खड़े होते हैं और रूम से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। श्रुति इस वक्त वहीं बाहर उनका वेट कर रही थी। आहान के बाहर आते ही श्रुति दरवाज़ा लॉक करती है और बाहर आकर आहान को समझाते हुए कहती है, आहान आई नो कि मैं जो बोलने चाह रही हूँ ये शायद तुम्हें थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ कि तुमने वो पेंडेंट क्यों पहना है श्रेजल को। आहान जो श्रुति की बात का जवाब देते हुए कहते हैं, मैंने नहीं पहना है, आयु ने दिया था उसे, और उससे तुम्हारा क्या कनेक्शन है। तुमने उसकी हेल्थ देखी, वो ठीक है ना बस। श्रुति जो कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जिस तरह से वो बातें कर रही थी आई डोंट नो बट थोड़ा सा वियर्ड लगा मुझे। और उस पेंडेंट का भी कुछ बिहेवियर ठीक नहीं है। तुम उस पेंडेंट के बारे में कुछ जानते हो। आहान जो कहते हैं, नहीं फ़िलहाल तक तो नहीं। एक्चुअल में आहान को उस पेंडेंट के बारे में सब कुछ पता था और श्रीजल के साथ जिस वक्त आहान सिंगापुर थे क्या क्या हो रहा था वो भी सब उस पंडित ने आहान को अच्छे से बता दिया था। सीसीटीवी के फुटेज वगैरह को देखकर भी आहान समझ चुके थे कि आखिर श्रेजल के साथ उन दिनों क्या चल रहा था, लेकिन वो श्रुति को इन सब मामलों में लाने की ज़रूरत नहीं समझते, जिसकी वजह से वो श्रुति से सारी बातें छुपा लेते हैं। श्रुति जो आहान से कहती है, तुम उसका खास ख्याल रखो और अकेले उसे ज़्यादा मत छोड़ना, कोशिश करना कि हमेशा उसके साथ रहो। क्या होता है ना, जब बेबी होने वाला होता है तो लड़कियां कुछ ज़्यादा ही सोचने लगती हैं, ओवर थिंक करते करते वो बस इतना समझ लो कि उसे अकेले मत छोड़ना। मैं सारी डिटेल्स में अगर तुम्हें बात करना शुरू कर दूंगी तो शायद तुम भी पैनिक करना शुरू कर दोगे। कुछ चीज़ें अगर डॉक्टर ही समझे तो बेहतर होगा। वेल टेक केयर ओके, और अगर कुछ ज़रूरत होगी तो मुझे तुरंत कॉल करना। आई एम जस्ट वन कॉल अवे। और ये बोलकर वह वहाँ से चली जाती है। आहान जो अपने दोनों हाथों के फिंगर से अपने फोरहेड को रब करते हुए कहते हैं, व्हाट द शिट इज़ गोइंग ऑन। मैं इन सारी बातों पर बिलीव कैसे कर सकता हूँ, लेकिन ऑब्वियसली अब श्रेयल का मैटर है तो बिलीव भी करना पड़ेगा, कोई रिस्क नहीं ले सकता मैं। आहान जो अपने हाथों से ही रात में श्रेयल को डिनर कराते हैं और उसके बगल में आकर के लेट जाते हैं। श्रेजल जो अभी भी अपनी आंखों को खोले हुए कुछ सोचे जा रहे थे। आहान जो उसके हाथों को फिर से उसके पेंडेंट पर रखते हैं और उससे कहते हैं, तुम सो जाओ। श्रेजल जो आहान की बातों को सुनकर अपनी आंखें धीरे से बंद कर लेती है। श्रेजल ने तो आंखें बंद कर ली थी, मगर आहान की आंखें तब तक बंद नहीं होती जब तक श्रेजल गहरी नींद में नहीं चली जाते, और वो श्रेयल को जोर से अपनी बाहों में भर लेते हैं, लेकिन वो इस बात का भी ध्यान रख रहे थे कि आहान के हाथ पैर श्रेयल के पेट पर ना जाए। 2-3 दिन तक तो सब कुछ नॉर्मल था और आहान को ये काफ़ी अनबिलीवेबल नज़र आ रहा था। जिस हिसाब से पंडित जी ने सारी बातें बताई थी उस हिसाब से श्रेजल का इस तरह से नॉर्मल बिहेव करना कुछ ठीक नहीं लग रहा था। आहान जो यशवीर से कहते हैं, तुम हमेशा केयरफुल रहना और मुझे छोटी से छोटी अपडेट्स मिलनी चाहिए। आहान जो श्रेयल को छोड़ करके 1 घंटे भी ठीक से ऑफिस में नहीं बिता पाते थे। वो दिन भर बस अपनी श्रेयल को कभी सीसीटीवी फोटो से देखते तो कभी ईरा की आंखों से, और इन सब के बावजूद भी वो कभी अपने डैड तो रिया तो कभी लिली को कॉल करके श्रेयल का हाल चाल पूछने लगते। यशवीर भी इस चीज़ को नोटिस कर पा रहा था कि इस वक्त आहान कुछ ज़्यादा ही श्रेयल मैम को लेकर के उनसे ऑब्सेस्ड या हो सकता हो उनको लेकर काफ़ी परेशान हो चुके हैं। वैसे जब पंडित ने आहान को वो सारी बातें बताई थी तो वो आहान को अकेले में ही बताई थी, आसपास उनके कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से यशवीर को भी श्रेयल के बारे में कोई भी आइडिया नहीं लग पाया था। शाम होती है और डेली की तरह आहान और यशवीर आज भी ऑफिस से घर जल्दी ही वापस लौट आए थे, क्योंकि आहान को जल्दी ही श्रेयल के पास आना होता था। आहान ने उसको हमेशा की तरह डिनर करके अपने साथ सुला लिया था, लेकिन आज श्रेजल काफ़ी ज़्यादा बेचैन नजर आ रही थी, जिसको आहान भी नोटिस कर लिए थे, लेकिन आहान सिर्फ उसके सामने गहरी नींद में होने का प्रिटेंड कर रहे थे। श्रेजल जो आहान के हाथ को अपने ऊपर से हटाती है और धीरे से खड़े होते हुए अपने बगल में रखे पानी को पूरी तरह से ख़त्म कर जाती है, लेकिन अभी भी श्रेजल की घबराहट कम नहीं हुई थी और वो बार बार अपने दिमाग पर जोर लगा रही थी कि आखिर उसको वो सारी चीज़ें क्यों परेशान कर रही हैं। श्रेजल जो खुद से ही कहती है, उस रिपोर्ट में ऐसा क्या था जो मुझे इतना ज़्यादा परेशान कर रहा है। साइनाइड 10th बर्थडे, बॉडी पैरालाइज्ड। माय गॉड,
10 बर्थडे के दिन मेरे मॉम डैड की भी बॉडी पैरालाइज्ड हुई थी। तो क्या उसका मतलब मेरे मॉम डैड भी साइनाइड से? नो, मतलब मेरे मॉम डैड की डेथ नेचुरल नहीं थी, देवर। लेकिन अगर उनकी मौत साइनाइड से भी हुई थी तो ये बार बार मुझे क्यों याद आ रहा है? मेरा इन सब से क्या लेना देना? कुछ तो है जो मैं मिस कर रही हूँ। आई नीड टू नो, कम ऑन श्रीजल। इस बारे में मुझे सबसे अच्छे से मेरी बुआ बता सकती है, लेकिन बुआ के पास तो मैं जा भी नहीं सकती, और उनके पास जाना भी ठीक नहीं होगा। अगर आहान जी को इस बारे में बताया भी तो वो मुझे 2 थप्पड़ मारकर फिर से सुला देंगे। क्या करूं, किससे बोलूं? श्रीजल के दिमाग में कुछ आता है और वो तुरंत ही अपने फ़ोन को उठाते हुए रूम से बाहर की तरफ निकल जाती है। आहान भी बस श्रीजल की हर हरकतों को धीरे धीरे नोट कर रहे थे और वो भी समझ जाते हैं कि अब श्रीजल क्या करने वाली है। वहीं श्रीजल जो रात में यशवीर को गार्डन की तरफ बुलाती है। श्रीजल का कॉल करते ही वो तुरंत ही गार्डन की तरफ निकलता है और उसने अपने फ़ोन पर आहान को कॉल भी लगा दिया था ताकि आहान श्रीजल की सारी बातों को क्लियरली सुन पाए। श्रीजल जो काफ़ी रिक्वेस्ट भरी टोन में यशवीर से कहती है, हम सो सॉरी आपको इस वक्त परेशान कर रही हूँ। यशवीर जो कहता है, क्या हुआ मैम, आप इस तरह से इतना, और ये आपके माथे पर इतने पसीने, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? यशवीर जो श्रेजल को देखकर काफ़ी परेशान हो गया था। श्रीजल जो अपने बिखरे हुए बाल को पीछे की तरफ करते हैं और यशवीर से कहती है, देखिए इस वक्त मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, मुझे ना अपनी बुआ के पास जाना है, और मुझे इस वक्त आप ही मेरी बुआ के पास ले जा सकते हैं। आपको पता है आहान जी को कितनी प्रॉब्लम है उनसे। अगर उनका नाम भी मैं अपने मुंह से लूँगी तो वो मुझे बहुत डांट लगाएंगे। अगर आप मुझे उनके पास ले चलते तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप मना मत करिएगा। यशवीर को तो पहले से ही आहान ने सब कुछ इन्फॉर्म कर रखा था। वो वैसे भी आहान को सारी बातें लाइव में सुनाया जा रहा था। वो श्रेयल से कहता है, मुझे बस 3 से 4 मिनट दीजिए, मैं तैयार होकर आता हूँ, तब तक आप भी तैयार हो जाइए और हम सर को कुछ भी नहीं बताएंगे। श्रेयल जो कहती है ओके, और वो भी अपने रूम की तरफ निकल जाती है। श्रीजल काफ़ी धीरे धीरे वार्डरोब से कपड़े निकालती है और ड्रेसिंग रूम में चेंज करने के लिए चली गई थी। आहान जो यशवीर को मैसेज करते हुए बताते हैं, अपनी गाड़ी मेरे पीछे ही रखना, कोशिश करना कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर के पहुँचो वहाँ पर, मुझसे पहले पहुँचने की गलती मत करना यशवीर। यशवीर भी उनके रिप्लाई में मैसेज करते हुए कहता है ओके सर। श्रीजल चुपचाप वहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने फ़ोन को अपने हाथ में लेकर के धीरे धीरे नीचे उतरने लगती है। यशवीर भी जल्दी जल्दी पीछे से आता है और श्रेयल के लिए दरवाज़ा खोल देता है और श्रेयल को आराम से पैसेंजर सीट पर बैठा देता है। वो खुद भी आकर के ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था और गाड़ी लेकर के मेंशन से बाहर निकल जाता है। आहान ने सारे इंतज़ाम पहले से ही कर रखे थे, बस आज उन्हें अपनी टीम को ऑर्डर देने की ज़रूरत थी। आहान भी काफ़ी जल्दी में अपने मेंशन से बाहर की तरफ निकल। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और सुनते रहिए सोल्ड डबल बॉस सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्या के साथ।